राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा 150 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुकी है और आज राहुल गांधी समेत सभी यात्री एक दिन का विश्राम करके कल फिर से नए जोश के साथ आगे बढ़ने और भारत को एकजुट करने की मुहिम में निकलने वाले हैं। इस यात्रा को जिस तरह का समर्थन लोगों से मिल रहा है वो कांग्रेसियों के लिए काफ़ी उत्साहजनक है। एक अरसे बाद कांग्रेस में इस तरह जोश का माहौल देखा जा रहा है और इधर कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है तो उधर बीजेपी रोज नए नए तरीकों से कांग्रेस की राह में रुकावटें डालने की तैयारी कर रही है। कभी टी शर्ट को लेकर राहुल गांधी को घेरा गया तो कभी उनकी यात्रा में बच्चों के आने पर आपत्ति जताई गई और अब इस काम में ईडी भी सामने आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि ये यात्रा अभी केरल में है। केरल के बाद भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव, जो अगला पड़ाव है, वो कर्नाटक होगा और इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार को ईडी का नोटिस मिल गया है। कर्नाटक में अभी विधानसभा सत्र चल रहा है और वहां बीजेपी पहले से ही कई मुद्दों पर घिरी हुई है। इसी सप्ताह बीजेपी के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में 40% सरकार भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार, इस शीर्षक से, इस नारे के साथ एक अभियान कांग्रेस ने शुरू किया है कर्नाटक में। लेकिन ईडी के निशाने पर कांग्रेस है। भ्रष्टाचार की बात बीजेपी की हो रही है, निशाना किस पर है तो कांग्रेस है। कर्नाटक की बात कर रहा हूं। डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के पीसीसी अध्यक्ष हैं, यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ईडी के नोटिस पर ट्वीट किया है। क्या कुछ कहा है ट्वीट में? तो यात्रा और विधानसभा सत्र के बीच उन्होंने मुझे फिर से पेश होने के लिए ईडी का समन जारी किया है। मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस समन की टाइमिंग और जिस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया है वो मेरे संवैधानिक और राजनीतिक कर्तव्यों के निर्वहन में आड़े आ रहा है। ईडी की टाइमिंग देखकर यह समझना कठिन नहीं है दोस्तों कि बीजेपी किसी भी तरह भारत जोड़ो यात्रा पर ब्रेक लगाने की फिराक में है। कल ही जब गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो अब बीजेपी उसे लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, यंग हैं प्रमोद सावंत। तो प्रमोद सावंत ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिए। प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। कांग्रेस के जो बचे हुए लीडर हैं वे भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कन्याकुमारी से चल रही है, लेकिन गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा जो है उसकी शुरुआत हो गई है। तो दोस्तों ये बात सीधे सीधे कांग्रेस को चेतावनी या धमकी की तरह है जो बीजेपी नेता की तरफ से, यानी कि प्रमोद सावंत जो गोवा के सीएम हैं उनकी तरफ से मिली है। लेकिन कांग्रेस खुद पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के लिए बिल्कुल परेशान नहीं है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने भी कहा है कि केवल 2 तरह के लोग कांग्रेस छोड़ते हैं। पहली कैटेगरी में वे लोग शामिल हैं जिन्हें पार्टी से खूब लाभ मिला है, गुलाम नबी आज़ाद इसका उदाहरण है। और दूसरी कैटेगरी में वे लोग हैं जो जांच एजेंसियों की चपेट में हैं। असम के मुख्यमंत्री को ही देखें, वे सबसे बढ़िया उदाहरण हैं। उनके खिलाफ एक भी मामला नहीं है, लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तो भाजपा उन पर रोज हमला करती थी। अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं और भाजपा पूरी तरह से खामोश है। जरा इस बयान को सुन लेते हैं। एक्चुअली अंग्रेजी में बयान है, ये हिंदी में आपके सामने हम रख रहे थे। अंग्रेजी में जो कोल्लम में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रेस क्लब में, और इस बात को उन्होंने अपनी बात रखी है। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। अंग्रेजी में है लेकिन आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, इंग्लिश आप सब समझते हैं। सुनिए जरा। See, 2 types of people leave the party. Only those who have benefited from the Congress have left the Congress. Mr. Ghulam Nabi Azad was the recipient of everything from the Congress. Youth Congress President, PCC President, Congress Union Cabinet Minister, CWC Member, General Secretary, Union Minister. Only those people who are benefited from the Congress will kick the Congress and leave the Congress. Number 1. Number 2, those people against who are vulnerable to investigative agencies, they will go and join the Congress. Moment they join the Congress, they become clean. Look at the chief minister, when they join the BJP. Look at the Assam chief minister. Classic example.
Not one single inquiry against him. But when he was in the Congress, every day the BJP would attack him. But now he has become chief minister. BJP is completely silent. So there is a BJP washing machine. Everybody goes into that BJP washing machine. These 8 MLAs in Goa, they have entered the BJP washing machine. They are amongst the most corrupt fellows I know. And the Congress made a mistake in letting them into the Congress. I agree. It was a mistake. But now that they have entered the BJP washing machine, they will become spotless white like my kurta, you know. तो ये बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें जैसे नेता जाते हैं वैसे ही वो साफ हो जाते हैं, दूध के धुले हुए हो जाते हैं, किसी भी तरह का दाग जो है उनके ऊपर नहीं होता है। जयराम रमेश ने गोवा में कांग्रेस छोड़ने वाले अपने जो नेता हैं उनको भी अभी दूसरी कैटेगरी का ही माना है, यानी कांग्रेस जानती है कि बीजेपी किसी भी तरह उसे कमज़ोर करने में लगी है ताकि 2024 में उसके लिए कोई चुनौती न रहे। मगर विपक्ष अब पहले की तरह बिखरा हुआ नहीं है बल्कि एकजुट होकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं तो उधर नीतीश कुमार ने आज एक बड़ी घोषणा कर दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर 2024 के चुनाव के बाद देश में गैर भाजपा दलों की सरकार बनती है, यानी जो महागठबंधन बनता है, तो सभी महागठबंधन की सरकार बनती है तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि अगर 2024 के चुनाव के बाद देश में गैर भाजपा दलों की सरकार बनती है तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। नीतीश कुमार के इस बयान को उनकी जुबानी आइए सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, जरा सुनाइए। विशेष दर्जा की मांग तो निरंतर हम करते रहे, पूरी सरकार की तरफ से करते रहे, हम सलाह कैंपेन चलाते रहे, हमेशा बोलते रहे, जब भी कोई मीटिंग होती रही। अब पटना यूनिवर्सिटी के लिए हम नहीं मांगे उनके सामने, तो खैर चलिए ना ये सब चीज। अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में इन लोगों की जगह पर, हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होकर के अगर लगेंगे सरकार बनाएगी, तो जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देगी। हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अन्य पिछड़े राज्यों की भी बात कर रहे हैं जिनको मिलना चाहिए, जहां की मांग है। तो सुन रहे थे आप नीतीश कुमार को, कह रहे हैं अगर सरकार बनाने का मौका मिला तो सिर्फ संविधान की बात नहीं बल्कि उन राज्यों की भी बात कर रहे हैं जो पिछड़े राज्य हैं, उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर बिहार जो है वो किस तरह से प्रताड़ित हुआ, और नीतीश कुमार के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था चुनाव के वक्त, लेकिन खाली हाथ नीतीश कुमार को रहना पड़ा और नीतीश कुमार अब दूसरे खेमे में हैं। लेकिन इस बात से नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं, इस बात से एक पैगाम नीतीश कुमार ने ज़रूर दे दिया है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो बीजेपी के साथ यानी पलटने वाले नहीं हैं, और इसी खेमे में, जिस खेमे में अभी हैं उसी खेमे में वो उस चुनाव को लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार के इस ऐलान से साफ हो गया है दोस्तों कि 2024 में महागठबंधन एक साथ रहेगा और बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा, और वो सत्ता में आने के लिए आश्वस्त भी है। 2024 में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन देश में जिस तरह राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है वो भावी राजनीति के संकेत दे रहा है, जिसमें बीजेपी को नए सिरे से घेरने की रणनीति विपक्ष की दिख रही है। तो आज चर्चा इसी बात की करेंगे, इस रणनीति में विपक्ष कितना सफल हो पाएगा और क्या 2024 में जाने वाली है बीजेपी सरकार। इसलिए ये बड़ा सवाल है। थोड़ा मैं भी रुक गया हूं बोलते बोलते। लोग कहते हैं कि 2024 तो रिपीट कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन क्या जिस प्रकार दक्षिण से उत्तर की तरफ ये पदयात्रा चल रही है राहुल गांधी की, और जैसे लोग मोबिलाइज हो रहे हैं और जिस प्रकार परेशान है बीजेपी, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो ऐलान ही नहीं बल्कि काम भी कर रहे हैं, वो क्या कुछ कहता है। इन तमाम बातों पे आइए चर्चा करते हैं और बीजेपी को घेरने की जो नई